अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 115। सुल्तान अहमद ने जिस गांव को अपना अड्डा बनाया हुआ था वो सिर्फ 2 मील दूर था। मैंने जिस किस्म के कपड़े पहने थे वो पीर करामते वाला से ही मिल गए। मोटे खद्दर का सफ़ेद कुर्ता पाजामा भी ऐसे ही कपड़े का था। उस इलाके में एक ख़ास किस्म की देसी जूती पहनी जाती थी, वो भी मिल गई। पगड़ी भी मौजूद थी, ये ख़ास अंदाज से सर पर बांधनी थी। सुल्तान अहमद वो ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए जाने लगा तो मैंने उसे कहा कि वो मेरी घोड़ी ले जाए। वो गांव से पैदल आया करता था, दोनों तरफ 4 मील फासला था। वो मेरी घोड़ी ले गया और बड़ी जल्दी वापस आ गया। गलियों में फिरने वाले ज्योतिषियों और नजूमियों के पास जो चीज़ें होती हैं वो सुल्तान ले आया था। एक पोथी, एक स्लेट और 2 पांसे ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मोटा सा एक कांच का काला कड़ा जो बाजू में डालना था। कानों में डालने के लिए 2 मुंदरियाँ थी। मेरे कान औरतों की तरह छेदे हुए नहीं, ये मुंदरियाँ कानों को बड़ी मजबूती से पकड़ लेती थीं। कंधों पर डालने के लिए एक 4 खाना पीले रंग का रुमाल था। मेरे चेहरे का रंग सफ़ेदी माइल था और दाढ़ी जो मैंने मुस्तकिल तौर पर रख ली थी गहरे भूरे रंग की थी। सुल्तान अहमद ने गूंद से उस दाढ़ी में स्याह और कहीं कहीं सफ़ेद बाल चिपकाने शुरू किए तो बड़ी महारत से मेरी दाढ़ी एक उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी बन गई। मेरे चेहरे का रंग भी बदल दिया गया। इसी तरीके से हाथों का रंग भी बदला गया। मैंने अपना चेहरा देखा, मैं अपने आप को पहचान ना सका। सर पर ज्योतिषियों की मखसूस किस्म की पगड़ी थी जिसमें आधे आधे कान भी ढके हुए थे। इन तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं, ये तो स्पेशल ब्रांच का मामूल था। आप ये जहन में रखें कि मैंने ज्योतिषियों और नजूमियों जैसा हुलिया बना लिया और मुझे आज भी अपने एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर कटर इंस्पेक्टर LB फिलिप्स के अल्फाज याद हैं। उसने ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ रूप धारने की मशक कराते हुए कहा था कि मौलवी, पिंडत, पीर, साधु और ज्योतिषी नजूमी का बहरूप धारने में तुम्हें एक फ़ायदा हासिल है, जो ये है कि तुम्हारे मुल्क के लोग उन सब से फ़ौरन मुतासर हो जाते हैं। वो हाथ देखकर किस्मत का हाल बताने वाले के आगे अपना हाथ फैला देते हैं और ये नहीं देखते कि ये बहरूपिया है। पिंडत और पीर जाली ही हों, लोग उसके अकीदतमंद हो जाते हैं। इंस्पेक्टर फिलिप्स ने कहा था कि तुम अपने मुल्क के लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो, बशर्ते कि तुम उन्हें बातों से मुतासर कर सको। मैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार हो गया और मैं जिन्हें बेवकूफ़ बनाने चला था वो मेरे अपने शहर के लोग थे। मैं जब उस गांव से निकला तो मैं मामूली सी एक घोड़ी पर सवार था। ये घोड़ी पीर करामते वाले के एक मुरीद की थी। मैं अपनी घोड़ी उनके पास छोड़ आया था। सुल्तान अहमद वहाँ से चला गया था और उसके आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा सिकंदर, उसने कहा, लेकिन फ़िक्र ये है कि तुम्हारी ज़हनी हालत सही नहीं। अपने आप को काबू में रखना। अगर तुम्हारे पास रिवाल्वर ना होता तो बेहतर था, लेकिन उसके बगैर जाना भी ठीक नहीं। वैसे ही शक में आकर किसी पर गोली ना चला देना। रिवाल्वर मेरे नेफे में उड़सा हुआ था और उसके सिलेंडर में 6 गोलियां थीं और 10 गोलियां थैले में थीं। ऐसा थैला ज्योतिषियों के पास होता था और जिसे वो कंधे के साथ लटका कर रखते थे। मैं अकेला जा रहा था। घोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन उसकी चाल ऐसी थी कि उसने मुझे सही वक्त पर शहर पहुंचा देना था। मैं दिल ही दिल में रहसल करता जा रहा था। सिर्फ ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था कि सायरा मुझे अकेली मिल सकेगी। मेरे दिल पर ज़रा सा भी खौफ नहीं था, जहन में कोई वहम और वसवसा नहीं था। मैं मौत को कबूल कर चुका था और मैं ये इरादा लेकर जा रहा था कि ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा।
یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آگے حالات کیا ہوں گے اور سائرہ مجھے مل بھی سکے گی یا نہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ذہن اور دل پر کوئی بوجھ نہ رہنے دیا اور ذرا اونچی آواز سے جوتشیوں کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ میں آواز بدل کر بول رہا تھا، بولنے میں ہلکی سی ہکلاہٹ بھی پیدا کر لی۔ چہرے اور ہاتھوں کی جلد کو تو ایک محلول اور اس پر مٹیالے پاؤڈر کو مل کر بگاڑ لیا تھا۔ چہرہ اس وجہ سے بھی مردہ سا ہو گیا تھا کہ میں ساری رات سویا نہیں تھا، اور اس سے پہلی رات بھی میں نہیں سو سکا تھا۔ وہ رات اس آدمی کے انتظار میں گزر گئی تھی جو سائرہ کے ساتھ گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو ایسی پریشانی لے کر آیا کہ میرے وجود کا جیسے خون ہی خشک ہو گیا ہو۔ میں اتنا پریشان تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ خطرہ مجھ پر واضح نہیں تھا۔ خطرہ واضح صورت میں سامنے ہوتا تو میں ہنستے مسکراتے اس کا مقابلہ کرتا۔ ان غیر یقینی اور ڈھکے چھپے حالات نے مجھے آدموا کر دیا تھا، اور 2 راتوں سے میں جاگ بھی رہا تھا۔ اس کا یہ اثر تھا کہ میرا چہرہ مرجھایا سا ہو گیا تھا۔ دور سے مجھے اذان کے مقدس آواز سنائی دینے لگے۔ دیہات کی خنک اور صاف ستھری فضا میں تیرتی ہوئی اللہ اکبر اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں مجھ پر ایسا تاثر طاری کرنے لگیں کہ پہلے مجھ پر خمار سا طاری ہوا، پھر رکت طاری ہو گئی۔ اللہ مجھے کس طرف بلا رہا تھا اور میں کس طرف جا رہا تھا۔ چور، راہزن اور ڈاکو رات کو جاگتے ہیں، اور جب مسجد سے صدا اٹھتی ہے الصلاۃ خیر من النوم تو وہ سو جاتے ہیں۔ کیا میں بھی انہی میں سے تھا؟ کیا میں ملعون اور متون تھا؟ خلق کا راندہ ہوا تو میں تھا ہی، کیا میں اللہ کا دھتکارا ہوا بھی تھا؟ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں تو مفرور تھا، میں پھانسی کے تختے سے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ میری نگاہ میں اخلاقیات کے پیمانے بدل گئے تھے، نیکی اور بدی کا تصور بھی بدل گیا تھا۔ آپ جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں، یہ فتویٰ بھی دے دیں کہ اس شخص کا جنازہ حرام ہے، تو بھی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ میرا جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، مر کے ہم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ صبح کا اجالا سفید ہونے لگا تو مجھے اپنا شہر دکھائی دینے لگا۔ رات کا پردہ ہٹ گیا تھا، یہ پردہ مجھ پر پڑا ہوا تھا تو میں جرت اور دلیری سے باتیں کرتا اور بڑے خوفناک ارادے باندھتا تھا۔ یہ پردہ اٹھ گیا تو میری حالت اس عورت جیسی ہونے لگی جسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا گیا ہو، اور وہ اپنے بازوؤں اور ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عجیب سی کمزوری نے میرے اعصاب کو اور اعضاء کو شل کر دیا۔ میں اس کمزوری سے آشنا نہیں تھا اور میں نے اسے قبول نہ کیا۔ گھوڑی روک لی اور اتر کر ٹانگیں سیدھی کی، ذرا سی اچھل کود کی، لمبی لمبی سانس لیے اور گھوڑی کی زین کے ساتھ بندھا ہوا تھیلا کھولا۔ اس میں سے چھوٹی سی ایک شیشی نکالی، اس میں گلیسرین تھی، اس کے ساتھ لکڑی کی چھوٹی سی سلائی تھی۔ شیشی کا کارک اتار کر یہ سلائی گلیسرین میں ڈبوئی اور ایک آنکھ میں پھر گلیسرین میں ڈبو کر دوسری آنکھ میں پھیری۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اوپر سے ہاتھوں سے خوب ملا۔ پانی بہتا رہا اور میں اسے صاف کر کے آنکھیں ملتا رہا، حتیٰ کہ پانی بند ہو گیا۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے میرے پاس آئینہ نہیں تھا، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور اب ان میں ہلکی ہلکی نمی رہے گی اور پپوٹے چپکتے رہیں گے۔ اس عمل سے میری آنکھوں کی وہ خوبصورتی اور انفرادیت ختم ہو گئی تھی جس سے میں بہروپ میں بھی پہچانا جاتا تھا۔ میری دوسری پہچان میرا منہ تھا، یعنی میرے ہونٹ۔ اس پہچان کو سلطان احمد نے میری اونچوں پر بال، جن میں چند ایک سفید تھے، چپکا کر مونچھوں کو ہونٹوں پر پھیلا دیا تھا۔ اس زمانے میں اکثر ہندو اس قسم کی مونچھیں رکھتے تھے جن سے پورا منہ ڈھکا رہتا تھا۔
घोड़ी ने घास का नाश्ता कर लिया था। मैं भूखा था। ये कोई मसला नहीं था। मसला घोड़ी का था और उसे कहीं बांधना था। अगर मैं घोड़ी अपने साथ रखता तो भी ठीक था। वो घोड़ों का ज़माना था। घोड़ी की हैसियत साइकिल जैसी थी, लेकिन घोड़ी को कहीं बांधना ज़्यादा अच्छा था। मैंने जिस शहर में जन्म लिया और जिस शहर की गलियों में दौड़ा, कूदा और खेला करता था, वो मेरी नज़रों के सामने निखरता आ रहा था और मेरे जहन पर रंजो आलम की घटा छाती चली जा रही थी। मैं मफरूर मुल्ज़म की हैसियत से पहले भी अपने शहर में आ चुका था। इस शहर में गुजरे हुए दिन मुझे याद आए थे। मेरी आंखों में आंसू भी आए थे, लेकिन जो हालत अब हुई वो पहले नहीं हुई थी। दिल तड़पने लगा कि अपनी माँ और अपने बाप की कब्रों पर जाऊं और इतना रोऊं कि आंसुओं की शक्ल में पिघल कर इन कब्रों में जज़ब हो जाऊं, या अपनी अम्मी की कब्र खोद कर उसमें उतर जाऊं और अपने ऊपर मट्टी डाल लूं, बच्चा बन जाऊं और अम्मी के पहलू में जाकर हमेशा की नींद सो जाऊं। ये सब ख्वाहिशें थी और जज्बात थे। मैंने अपने आप को इनकी दलदल से बड़ी मुश्किल से निकाला और उस हकीकत को सामने ले आया जिसका मुझे सामना था। शहर से बाहर 3-4 कच्चे मकान थे। मैं लड़कपटन में उसी शहर से निकला, बल्कि निकाला गया था, और अब मैं पुख्ता कार मर्द था। इतने ज़्यादा साल गुजर गए थे, लेकिन ये कच्चे मकान अभी वैसे के वैसे ही थे जैसे मेरे लड़कपटन के ज़माने में हुआ करते थे। मुझे याद था कि किन के मकान हैं, और ये मालूम नहीं था कि उनमें से कौन कौन मर गया है। सबसे बाहर वाले मकान के सामने एक भैंस खुरली पर बंधी हुई थी और एक औरत खुरली में चारा डाल रही थी। उसकी उम्र 45 बरस से 1-2 साल ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। मैं उसके करीब गया तो उसे पहचान लिया। वो भागा थी और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम यूसुफ था, और हम उसे यूसा कहा करते थे। ये गरीब से लोग थे, भैंस का दूध बेचते थे और उसका खामद बाजार में आड़तियों के पास मजदूरी करता था। अब भी उन्होंने भैंस रखी हुई थी और उनका बेटा यूसा 4थी जमात मेरे साथ पढ़ा। बहुत नालायक लड़का था, सवाए शरारतों के और कुछ नहीं करता था, और उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया था और फिर वो घर से भी भागने लगा था। मैं भागा के करीब जा रुका और घोड़ी से उतरा। उसने मेरी तरफ देखा। फ़कीर परदेसी हैं, मैंने बदली हुई आवाज़ में पेशावर ज्योतिषियों के अंदाज से कहा। फ़कीर कुछ लेंगे नहीं, कुछ देकर ही जाएंगे। हमने इस शहर में जाना है। इतना ही कहकर मैंने भागा के चेहरे पर नज़रें जमा दी और आंखें इस तरह सुकेड़ लीं जैसे मुझे अचानक कुछ नज़र आ गया हो। मैंने ज़रा आगे को झुककर उसकी आंखों में आंख डाल दी और आहिस्ता से कहा, एक ही बेटा जिनको जन कर कोख को बांझ हो गई, और वो एक जना था, वो भी खोटा सिक्का निकला। तू ख्वाब ही देखती रह गई कि तेरा लाल दें। ये भी उसने पी ली और कहने लगा कि तूने हमारा मन राज़ी किया है, हम तेरे मन की खुशी पूरी करेंगे। उसने मुझे अपने झूले में से ज़रा ज़रा जतन 3 तिनके से दिए। कहने लगा कि एक तिनका कख अगर आज घर जाकर मुंह में डालकर 1 पाव दूध पी लेना, दूसरा तिनका पूरे 2 महीने बाद लेना, और फिर उसने कहा कि जा, तू सारी उम्र याद रखेगा। मैंने घर आते ही दूध के साथ 1 तिनका ले लिया। तिनका पेट में जाने की देर थी कि मेरे जिस्म की ताकत दुगनी हो गई। मैं 2 वजनी आदमियों को कंधे पर उठाकर इस तरह दौड़ता था जैसे 2 छटांक वजन उठाया हुआ हो। 1 महीने बाद दूसरा तिनका लिया तो मैं लोगों से कहने लगा कि भैंसा ले आओ, सांड ले आओ, मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। फिर मेरी किस्मत यूं फूटी कि मैंने सोचा कि तीसरा तिनका 2 महीनों बाद लेना है, क्यों ना ये फ़ौरन ले लूं, और मैंने ये फ़ौरन ले लिया। तिनका पेट में गया ही था कि मेरे कमर में कड़ाका निकला और कमर दोहरी हो गई, और जिस्म में पहला तिनका लेने से पहले जो ताकत हुआ करती थी वो भी ना रही। वो दिन और आज का दिन कमर सीधी नहीं हुई और पछता रहा हूँ। ये वाक़या सुनाया जाता है कि एक दरवेश या सन्यासी या साधु रास्ते में मिला
और उसने कोई चीज़ अमूमन तंबाकू मांगी जो उसे दी तो वह खुश होकर ऐसी चीज़ दे गया जिसने काया पलट डाली। यही कफियत भागा पर तारी हो गई और मैं 10 जमात पढ़कर दफ्तर में या बाबू लगेगा और तेरा ये कच्चा कोठा ईंटों का पक्का मकान बन जाएगा। भागा भैंस को चारा बलाना भूल गई और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर यूं जम गईं जैसे मैंने उसे हिप्नाटाइज कर लिया हो। एक तो मेरे बोलने का अंदाज ऐसा था जो कम इल्म और तवहम परस्त लोगों को मुतासर करता था, और दूसरा तासर उससे पैदा हुआ कि एक अजनबी जिसे भागा ने पहली बार देखा था कह रहा था कि एक ही बेटा जनकर कोख बांझ हो गई। ऐसे मनगढ़ंत वाक़यात आज भी सुनने में आते हैं। उस दौर में तो ये ज़्यादा सुने सुनाए जाते थे। ये वाक़या दरअसल एक ही है और उसमें अफराद और जगहों के नाम बदलते हैं। एक ऐसा वाक़या मैं आपको अपने शहर का सुनाता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ता था। हमारे महल्ले में गरीब सा एक आदमी हुआ करता था। उसकी उम्र 60 साल के लगभग थी और उसकी कमर दोहरी हो चुकी थी। वो झुक कर चलता था और उसने एक कहानी मशहूर कर रखी थी। कहानी ये थी कि मेरी उम्र 40 साल हो गई थी। मैं एक गांव से वापस आ रहा था। शहर अभी तारीख थी। रास्ते में बैठा हुआ एक साधु मेहनत मिल गया और उसने मुझे रोक लिया। कहने लगा कि नशे से टूटा हुआ हूँ, तंबाकू ख़त्म है, तुम्हारे पास है तो कश लगवाओ। मेरे पास बीड़ियाँ थीं और मैं उसके पास बैठ गया। एक बीड़ी उसे दी, एक खुद सुलगाई और उसने एक ही कश में आधी से ज़्यादा बीड़ी जला डाली। मैंने उसे 2 और बीड़ियाँ दी और उसके चेहरे पर चमक देखी। वो दौड़ती हुई अंदर गई और अपने खामद को बुला लाई और उसके खामद के साथ भी मैंने उसी अंदाज से बातें की जिस अंदाज से भागा के साथ की थी, और वो दोनों मुझे अंदर ले गए। वो तो मेरे आगे पीछे बिछे जाते थे। उनकी बातों से पता चला कि उनका अकलौता बेटा पुलिस में भर्ती हो गया था, लेकिन उसने उन्हें कभी खत तक नहीं लिखा और सुना है कि उसने उधर ही शादी कर ली है। मैंने ऊट पटांग असलाहों में जो अमूमन इस किस्म के लोगों के सामने बोला करती हैं चंद बातें की। दोनों के हाथ देखे, स्लेट पर 2 पांसे फेंके, पोथी निकाली जो हिंदू में लिखी हुई थी। वैसे ही सितारों और बुर्जों का हिसाब जोड़कर उन्हें बताया कि वो 1 साल बाद अपनी बीवी को लेकर आएगा और ये मकान गिराकर उन्हें पक्का मकान बनवा देगा। भागा ने 2 पराठे पकाए और कमोबेश 3 पाव दूध पराठों के साथ मेरे आगे रख दिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक ख़ास काम के लिए शहर आया हूँ और मैं घोड़ी उन्हीं की खुरली पर बांध कर जाऊँगा, और इन दोनों ने तो जैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया हो कि एक ज्योतिषी ने उन्हें खिदमत का मौका दिया। मैं तफसीलात नहीं सुना रहा। अगर मैं यही वाक़या तफसील से सुनाऊं और इसी अंदाज से और उन्हीं असतलाहों में सुनाऊं तो कई लोग ये पढ़कर ही समझ बैठेंगे कि मैं वाकई ज्योतिषी था। मैं घोड़ी वहीं छोड़कर आगे चला गया। मैं जब अपने महल्ले में दाखिल हुआ तो सूरज निकल आया था, बल्कि कुछ ऊपर भी आ गया था। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर चले गए थे। बाकी आदमी भी अपने कामों को रवाना हो चुके थे। आपने ये देखा होगा कि इस तरह के पेशावर ज्योतिषी और नजूमी महल्लों में उस वक़्त फेरी लगाने आते हैं जब मर्द घरों में नहीं होते। वो अपने अपने कामों पर गए हुए होते हैं और घरों में सिर्फ औरतें होती हैं। हमारे मुल्क में और इंडिया में भी औरतें पाबंद, मजबूर और बेबस होती हैं। मैं मिडिल क्लास और उससे नीचे के तबके की बात करता हूँ। उन तबकों में रुपए पैसे की तंगी हमेशा रहती है। उसके अलावा इस दुनिया की, जिसे आप 4 दीवारी की दुनिया कहा करते हैं, सियासतबाजी इतनी गंदी है कि औरत और मर्द भी आज़ादाना तौर पर जायज़ काम और जायज़ फैसले भी नहीं कर सकते। मैं क्या बात करूं। आप मुआशरती हालात को अच्छी तरह समझते हैं। इन अहवालों कवाइफ में जो इंसानों के बस में नहीं होते, लोग गैब की मदद और तिनकों के सहारे ढूंढते रहते हैं। ये कमज़ोरी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ से पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हुआ और मुझ जैसे ज्योतिषी भी
لوگوں کی اسی کمزوری اور مجبوری کی بدولت کامیاب ہوئے اور آج تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ بیچارے لوگ آنے والے وقت کے پردے چاہ کر کے دیکھنے کو بےتاب رہتے ہیں کہ شاید آنے والا وقت ان کے لیے ان کے مسائل کا حل لے کر آئے اور اپنے ساتھ مسرت و شادمانی بھی لائے۔ میں نے اپنے محلے کے پہلے گھر کے دروازے پر رک کر جوتشیوں کی طرح صدا لگائی، رم الفال دلیل غیب کی بات بتائے، قسمت کا حال دکھائے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک عورت بڑی تیز تیز چلتی آئی۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھ پر جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ جی میں آئی کہ میں آگے ہو کر اس عورت کے پاؤں پکڑ لوں اور اسے کہوں کہ ایک بار پھر میرا گال اور میرا ماتھا چومو۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ امی کی وفات سے پہلے یہ عورت ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور اسے میری امی سے بہت پیار تھا۔ میرے ساتھ بھی یہ بہت پیار کرتی تھی۔ میں اس عورت کے وہ بوسے ساری عمر نہیں بھولوں گا جو اس نے میری امی کی میت پر سے مجھے اٹھا کر دیے تھے۔ یہ عورت روتی تھی اور مجھے اس طرح بےتابی سے چومتی تھی جیسے مجھے چاٹ کر اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتی ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک جوان لڑکی ڈیوری میں آئی۔ یہ اس کی بہو معلوم ہوتی تھی، بیٹی نہیں تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی شادیاں ہو چکی ہوں گی اور وہ اپنے اپنے گھر میں ہوں گی۔ جوتشی مہاراج، اس خاتون نے کہا، یہ میری بہو ہے۔ شادی کو 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ذرا اس کا ہاتھ دیکھیں۔ انہوں نے مجھے ڈیوڑی میں بٹھا لیا۔ میں اس کی بہو کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر میں نے اپنے فن کے کمالات دکھانے شروع کر دیے۔ اور اس دوران محلے کی ایک اور عورت آ گئی۔ وہ ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اور چڑیا جال میں آ گئی۔ میں اس کے گھر کے پرانے حالات سے واقف تھا۔ سلیٹ پر پانسے پھینک کر جب اس خاتون کو اس کے خاندان کی پچھلی ہسٹری سنائی تو اس کی آنکھوں کے ڈیلے حیرت سے باہر آنے لگے، اور پھر جب میں نے اسے آنے والے وقت کا حالات سنانا شروع کیا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ میرا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں نے انہیں اولاد نرینہ کی خوشخبری سنائی ہوگی۔ اس خاتون نے مجھے 1 روپیہ دیا، فیس بھی تھی اور انعام بھی۔ اس وقت گلیوں میں پھرنے والے جوتشیوں کی فیس یہی 4-6 آنے ہی ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتا، وہ عورت جو وہاں آ گئی تھی وہ اس طرح اٹھی جیسے اسے کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ میں اس عورت کو بھی جانتا تھا۔ میں جب اس کے گھر سے باہر نکلا تو 7-8 سال عمر کا ایک بچہ میرے پاس آیا اور ایک طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ وہاں چلیں۔ وہ اس گھر سے 4تھا گھر تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اسی عورت نے میرا استقبال کیا اور مجھے اندر لے گئی۔ اس عورت کے متعلق مجھے کوئی خاص واقعہ یاد آ رہا تھا، لیکن یہ ذہن سے اتر گیا تھا۔ واقعہ کیا تھا؟ میں ذہن پر بہت زور دے رہا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ اس گھر میں ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ وہ سمجھتی ہوگی کہ میں اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں وہ واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ذہن میں روشنی چمکی اور مجھے یاد آ گیا کہ اس وقت میری عمر 13-14 سال تھی۔ خاوند نے پھر کبھی گھر سے تو نہیں نکالا؟ میں نے پوچھا، اور اس کے ہاتھ کی ایک لکیر پر انگلی رکھ کر کہا، اس لکیر نے تمہیں بچا لیا تھا، ورنہ تمہیں طلاق ہو جاتی، پر تمہارے بچے اچھی قسمت لے کر آئے ہیں، پھر تو اللہ کا فضل رہا۔ اس عورت نے حیرت زدگی کے عالم میں جواب دیا،
اور مجھ سے وہی گھسے پٹے سوال پوچھنے لگی جو عورتیں نجومیوں سے پوچھا کرتی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ اس کا خامد وہمی اور جھگڑالو سا آدمی تھا۔ ایک بار اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ عورت چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو اٹھائے گلی میں بڑے زور زور سے روتی اور اپنے خامد کو برا بھلا کہتی تھی۔ اس نے سارا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ اسے بھی بیوقوف بنا کر میں آگے چلا تو ایک اور دروازے پر کھڑے ہو کر رمل فال دلیل کی صدا لگائی۔ اس گھر کی عورتوں نے بھی اپنے ہاتھ دکھائے اور میں نے ان کی خاندانی ہسٹری سنا کر انہیں حیران کر دیا۔